नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवदास अग्रवाल। आज इस एपिसोड की छोटी सी श्रृंखला में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। अनलिस्टेड शेयर्स, जैसा कि उसके नाम से भी प्रतीत होता है कि उनकी लिस्टिंग नहीं होती है या नहीं हुई होती है। यहाँ पर पहले यह समझना आवश्यक है कि लिस्टेड शेयर्स कौन से होते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग जो शेयर बाज़ार की दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो भी शेयर्स को टीवी पर देखते हैं या और संचार माध्यमों के माध्यम से देखते हैं या सुनते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एसबीआई हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, या इसी प्रकार के और तमाम आईटीसी और ये सब जो रोज़मर्रे की भाषा में रोज़ पेपर में भी छपते हैं और हम लोग देखते हैं उन शेयर्स के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज में इन शेयरों पर ट्रेडिंग होती है और यह सभी शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं वह एक शुरुआती दौर में उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। टीवी में अक्सर बहुत से लोगों ने, हम सब ने यह देखा है कि खास करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रथा जो आज की डेट में अभी भी वर्तमान में चली आ रही है कि पुराने समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जिस रिंग में मैनुअल ट्रेडिंग हुआ करती थी, अर्थात ब्रोकर्स आपस में एक दूसरे से बोल के सौदे किया करते थे और जिसे रिंग कहा जाता था, ट्रेडिंग रिंग, जैसा कि हम लोगों ने अपने पुराने कुछ एपिसोड्स में उसके बारे में डिटेल में चर्चा भी किया है। उसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब कोई भी शेयर की जिस दिन लिस्टिंग होती है तो एक प्रथा आज भी है जो चल रही है और जिसको हम सब ने, मेरे ख्याल से आप सभी ने टीवी पर देखा होगा कि एक बड़ा सा घंटा होता है और उसके चारों तरफ या उसके एक तरफ प्रमोटर्स खड़े होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो लोग खड़े होते हैं और वो एक घंटा सा होता है जिसको कि प्रमोटर्स के द्वारा बजाया जाता है और वह एक प्रथा उसके लिस्टिंग की होती है कि जब से उस लिस्टिंग के होने पर उस शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज शुरू होता है। और उसके लिए एक रिवर्स घड़ी सुनने में आती है जो ऐसे चलती है कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट, ऐसे करके हम लोगों ने टीवी पे देखा है। और उसके बाद सबसे पहली बार उस शेयर का भाव आता है स्क्रीन पे और उसके बाद जो भी तमाम कारक जैसे मांग और आपूर्ति की सप्लाई और उस कंपनी के शेयरों के अपने वास्तविक वजूद के आधार पर उन शेयरों के भाव में घटत बढ़त होती है और वह लिस्टेड शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत अच्छे से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो यह तो वो लिस्टेड शेयर्स की स्टोरी हुई जो हम लोगों ने अनलिस्टेड शेयर्स को समझने के लिए फिर से एक तरीके से रिफ़्रेश किया। और यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से यह लिस्टेड शेयर्स होते हैं वैसे ही कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो अपना पब्लिक इशू लाने के पहले अथवा लिस्टिंग लाने के पहले अपने शेयर्स को मार्केट में फ़्लोट करती हैं। और जब मार्केट में फ़्लोट करती हैं तो तमाम ऐसे ब्रोकर्स या ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डील करने वाले लोग जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो उनके अनलिस्टेड शेयर्स की डीलिंग करते हैं, अर्थात ख़रीदी बेची की बात करते हैं। और कभी कभी यह हम लोग के व्हाट्सएप पे या कहीं और अन्य माध्यमों पर आता है कि वी डील्स इन अनलिस्टेड शेयर्स, और उसके बाद कुछ अनलिस्टेड शेयर्स की एक लिस्ट सी होती है। तो अनलिस्टेड शेयर्स एक्चुअली वह शेयर्स हैं जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग अभी नहीं हुई होती है और जो फ्यूचर में होने के लिए प्रपोज्ड होती है और उसके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के पहले ही उसकी खरीद बेच प्राइवेट हैंड्स में आपस में होना शुरू हो जाती है। वही अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब इन्हीं शेयरों को, इन्हीं अनलिस्टेड शेयरों की खरीद बेची को उस समय आज से 20 साल पहले प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम दिया जाता था। और मुझे अच्छे से याद है कि उसी प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत आज से लगभग 30 साल पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ABCL,
और वह इस सदी के महानायक कहे जाने वाले प्रसिद्ध फिल्म स्टार की कंपनी थी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उसका बहुत सा शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में आया था। बाद में किन्हीं कारणों से उसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो पाई और फिर कंपनी अपने परेशानियों में फंसती चली गई। और ऐसा हम सभी ने सुना है कि अमिताभ बच्चन जी के जीवन में उसी कंपनी के डूब जाने से या उसके तमाम समस्याओं में फंस जाने से जो पब्लिक इशू नहीं आ पाया था उस समय, उसके वजह से इतने प्रसिद्ध और अच्छे पैसे वाले सदी के महानायक को भी बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ा था। यह उदाहरण बताने का मेरा सीधा सा अर्थ यह है या आशय यह है कि अनलिस्टेड शेयर्स जब तक लिस्ट नहीं होते तो बहुत सी चीज़ें उनके साथ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होती है, और वह रिस्क फैक्टर मोस्टली लीगल कंप्लायंसेस के इशू से भी रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अनलिस्टेड शेयर्स को ख़रीदना अथवा बेचना दोनों ही स्थिति में एक अतिरिक्त जोखिम की स्थिति भी साथ में चलती है। और उसी अतिरिक्त जोखिम की वजह से जब बहुत से लोग अनलिस्टेड शेयर्स को ख़रीदते हैं तो बाद में जब लिस्टिंग होती है तो उनके होने वाले मुनाफे की रकम मल्टीपल एक्स में या कई गुने ज़्यादा बढ़ जाया करती है। ऐसा ही अभी पिछले कुछ दिनों पहले विगत कुछ वर्षों के बीच में आया हुआ एक पब्लिक इशू, ऐसा मैंने सुना है, मैं उसके बारे में बहुत कंफर्म जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन राधा किशन दमानी जी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर और ब्रोकर हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी डी मार्ट आई है जो इस समय वर्तमान में काफ़ी अच्छे 4 डिजिट के रेट पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग चल रही है। उस पर मैंने ऐसा सुना है कि यही डी मार्ट का शेयर पब्लिक इशू आने के पहले शायद 200-250 रुपये में भी बिका करता था, और जिन लोगों के पास उस प्रकार का वो शेयर 200-250 रुपये वाला डी मार्ट का होगा, आज की डेट में लिस्टिंग के बाद तो उनके पास बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। अनलिस्टेड शेयर्स की ही टाइप की एक दुनिया, जिसको कि हम लोग कभी कभी दूसरे भी एक शब्द को यहाँ जान लें तो बहुत समीचीन होगा कि उस शब्द को बोलते हैं ग्रे मार्केट की दुनिया। तो ग्रे मार्केट की दुनिया, वास्तविकता तो यह है कि ग्रे मार्केट की दुनिया को बहुत लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। यह परस्पर दो व्यक्तियों के बीच में किया जाने वाला व्यवहार वाली दुनिया होती है, और इस प्रकार के ग्रे मार्केट या अनलिस्टेड शेयर्स या प्राइवेट प्लेसमेंट की स्थिति में जो शेयर्स का आपस में आदान प्रदान होता है, उसमें कहीं न कहीं से लीगल कंप्लायंसेस में, चूँकि वो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते, इसलिए उनमें होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के सिलसिले में अथवा किसी अनियमितता के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर कोई शिकायत करने का मॉड्यूल नहीं बचता है। तो यह एक अतिरिक्त रिस्क फैक्टर अनलिस्टेड शेयर्स के साथ में होता है, और अनलिस्टेड शेयर्स को लेने के संदर्भ में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय अगर पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अनलिस्टेड शेयर्स के रिस्क के एपेटाइट को समझते हुए ही इसमें किसी व्यक्ति को जाना चाहिए, और सामान्य तौर पर अनलिस्टेड या उस समय तक स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अनरिकग्नाइज्ड उन शेयर्स में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है या रिस्की हो भी सकता है। और अगर उतना एक्स्ट्रा रिस्क लिया जाता है तो ऐसा भी संभव है कि उस पर फिर बाद में लिस्ट होने पर मोटे पैसे भी बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनलिस्टेड शेयरों के संदर्भ में मेरा जो अपना व्यक्तिगत व्यू है कि हम लोगों को इतने ज़्यादा रिस्क को नहीं उठाना चाहिए, न उस दुनिया में जाना चाहिए, यह व्यू एकदम उसी तरीके से क्लियर है जैसे मेरा प्यारा भारत देश आज की डेट में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया के आर्थिक मानचित्र पर कहीं न कहीं से भारत की आर्थिक छवि एक लिस्टेड और स्ट्रॉन्ग शेयर के रूप में उभरती हुई सामने आ रही है। इसके लिए वर्तमान सरकारी तंत्र, वर्तमान व्यवस्थाएं, वर्तमान विदेश नीति, वर्तमान आर्थिक नीति, इन सब का योगदान है, और भारत का एक सुनहरा भविष्य सामने दिखाई पड़ रहा है। देश के
रक्षा करने वाले बॉर्डर पर अपने जान को जोखिम में डाल के हम सबको सुखी जीवन जीने देने की स्थिति पैदा करने वाले सैनिकों के सम्मान के साथ में इस देश के लिए बहुत बहुत सम्मान और जय हिंद।